सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द नेगोशिएटर के बारे में। ये कहानी है एक नेगोशिएटर की जो किडनैपर से नेगोशिएट करता है ताकि लोगों की जान बच सके, लेकिन इस आदमी के साथ कुछ ऐसा होता है कि ये खुद बन जाता है एक किडनैपर। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक घर का दृश्य आता है। यहाँ पर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम है उमार। उमार ने एक लड़की को किडनैप करके रखा है, वो उसे पीटता भी है, मगर आज पुलिस वाले उसके दरवाजे पे आ चुके हैं। तब उमार बंदूक तान देता है इस लड़की पे और चिल्ला करके कहता है कि किसी ने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इस लड़की का भेजा उड़ा दूंगा। मैं इस लड़की को तुम लोगों के हवाले कर दूंगा अगर तुम लोगों ने मेरे शर्तों को पूरा कर दिया तो। तभी हम बाहर देखते हैं शिकागो पुलिस लेफ्टिनेंट डैनी रोमन को। डैनी एक नेगोशिएटर भी है। वो दरवाजे के पास आता है और उमार को कहता है कि देखो, हम तुम्हें यहाँ पर चोट पहुँचाने नहीं आए, तुम्हारी जितनी भी शर्तें हैं हम उसे पूरी कर देंगे, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। मैं अंदर आना चाहता हूँ ताकि मैं इस चीज की पुष्टि कर सकूँ कि वो लड़की ठीक है, और मैं इस चीज को भी देख सकूँ कि कहीं इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई तो नहीं है। जैसे ही इन बातों की पुष्टि होगी तुम जो कहोगे तुम्हें मिल जाएगा। तब उमार मान जाता है। रोमन चला आता है अंदर। वो पूरे घर को बड़े ही ध्यान से देख रहा है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। उमार ने उस पर बंदूक तान करके रखा है। तभी रोमन आता है खिड़की के पास। जैसे ही उमार फ्रेम में आता है वो इशारा करता है। सामने ये स्नाइपर की एक पूरी की पूरी गैंग थी। स्नाइपर गोली चलाता है और ये गोली सीधा आकर के लगती है यहाँ पे उमार को, मगर वो मरा नहीं है। उमार अभी भी जिंदा है। तब पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन हम रोमन को देखते हैं जो अपने पार्टनर के साथ जा रहा होता है जिसका नाम है नेट। तब नेट कहता है कि मैं तुम्हें घपलेबाजी के बारे में बताना चाहता हूँ, इसीलिए दूर लेकर के आया हूँ। डिपार्टमेंट में हमारे पास जितने भी डिसेबिलिटीज फंड्स आते हैं उनमें चोरी हुई है, वो भी $2 मिलियन की। अमाउंट बहुत ही बड़ा है और मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम भी उसके मेंबर हो। जैसे ही इंक्वायरी की शुरुआत होगी तुम्हारे ऊपर भी उंगली उठेगी। तब रोमन कहता है कि तुम्हें पता है इस काम को किसने अंजाम दिया है? वो कहता है कि हाँ, उसका नाम टेरेंस है, मगर इन सब से उगलवाना इस बात को इतना आसान नहीं होगा, तुम बस संभल करके रहो। इन बातों को सुनते ही रोमन कहता है कि तुम्हें इंटरनल अफेयर्स वालों के पास जाना चाहिए था, तुम आखिर अब तक वहाँ पे गए क्यों नहीं? नेट कहता है क्योंकि वो लोग भी मिले हुए हैं, वहाँ भी जाने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हमें बहुत ही सोच समझ के काम लेना है। इतने कहने के बाद वो घर छोड़ देता है रोमन को। तभी नेट के पास एक संदेश आता है जिसमें लिखा है कि मुझसे आकर के फ्रैंकलिन पार्क में मिलो, और नीचे नाम लिखा है रोमन का, डैनी रोमन। नेट को लगता है कि शायद रोमन को कुछ पता लगा है। वो पहुंच जाता है पार्क में, मगर तुरंत एक बंदा आकर के गोली मार के निकल जाता है उसे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर रोमन भी पहुंचता है। अपने दोस्त के लाश को देखने के बाद वो आश्चर्यचकित है। अंदर जैसे ही वो पुष्टि करने जाता है तुरंत ही यहाँ पर पुलिस वाले चले आते हैं और उस पर बंदूक तान देते हैं। तब हमें पता लगता है कि कोई साजिश कर रहा है रोमन को फंसाने की। सारे के सारे सबूत उसी के खिलाफ हैं। अरेस्ट करने के बाद जब उसे पुलिस स्टेशन लेकर के जाया जाता है तब डिटेक्टिव्स आते हैं पूछताछ करने के लिए। उस समय रोमन पूरी बात बताता है कि आखिर वो कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने नेट को मारा था। वो सारे के सारे घपलेबाजी की बात करता है। तब पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं, मगर अब सुबह सुबह पूरी की पूरी पुलिस फोर्स आती है उसके दरवाजे पे। उनके पास सर्च वारंट है। जब वो पूरे घर की तलाशी लेते हैं तब उन्हें बहुत सारे चेक्स नजर आते हैं, जिससे ये पता लगता है कि रोमन ने बहुत सारे पैसों को जमा किया है किसी विदेशी बैंक में। जब वो सारे पैसे को काउंट करते हैं तो एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट आता है जितने पैसे चोरी हुए हैं डिसेबिलिटी फंड से। पुलिस वाले उसे दोबारा लेकर के जाते हैं पुलिस स्टेशन। अब सारे के सारे डिपार्टमेंट को लगता है कि रोमन ने ही घपला किया है और वो बहुत समय से इस काम को अंजाम देने के बारे में सोच रहा था। चीफ रोमन को बुलाता है अपने ऑफिस में और उसे कहता है कि अपनी बंदूक और अपना बैच दोनों के दोनों मुझे दो। इंटरनल अफेयर्स वाले कभी भी आते होंगे, उस केस को वही लोग देख रहे हैं। तुम्हारे ऊपर कार्यवाही होगी और अगर सारे के सारे सबूत सच हुए तब तुम जाओगे जेल। रोमन बार बार बात करने की कोशिश करता है चीफ से, मगर चीफ उसकी एक बात नहीं सुनता। तभी रोमन को इंटरनल अफेयर्स वाले ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि जितनी भी सच्चाई है और जितने भी पैसे तुमने चुराए हैं वो कल तक ला करके हमें दे दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तब तुम्हारे ऊपर हम सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। रोमन गुस्से में आता है बाहर। तभी उसे नेट की पत्नी नजर आती है जो रोमन को आकर के कहती है कि तुम उसके पार्टनर हुआ करते थे, वो तुम पे भरोसा करता था और तुमने उसे ही मार दिया। तब रोमन का दिमाग खराब होने लगता है क्योंकि सारी दुनिया उसे गुनहगार समझ रही है उस चीज के लिए जो उसने किया भी नहीं है। रोमन बहुत समय से डिपार्टमेंट में है। वो जानता है कि डिपार्टमेंट में काम कैसे होता है। अगर उसने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी तो उसके लिए कोई भी नहीं लड़ेगा, उसे डाल दिया जाएगा जेल में। रोमन सारी बातों को याद करता है कि आखिर नेट ने क्या कहा था। नेट ने नाम लिया था टेरेंस का और टेरेंस काम करता है इंटरनल अफेयर्स वालों के लिए। तब वो बिना वक्त गवाए पहुंचता है इंटरनल अफेयर्स वालों के ऑफिस में। टेरेंस के कमरे में जाता है और उसे पीटने के बाद सीधा उस पर बंदूक तान देता है और लेकर के आता है बाहर। तब सारे लोग उस पर बंदूक तान देते हैं। वो सबको कहता है कि मैंने इसे हॉस्टेज बनाया है, अगर तुम लोगों में से किसी ने कोई भी चालाकी की तो मैं इसे शूट कर दूंगा। सब के सब अपनी बंदूकों को जमीन पर रखो और यहाँ से निकल जाओ। तब सारे लोग जाने लगते हैं और कमांडर आता है। रोमन कमांडर को भी बंधक बना लेता है। ये लोग पहुंचते हैं एक कमरे में। टेरेंस के साथ साथ यहाँ पर उसके 2 स्टाफ और हैं जिनका नाम है रूडी और मैगी। और रोमन टेरेंस पे बंदूक तान करके कहता है कि आखिर तुम मुझे फंसाने की साजिश क्यों
क्यों कर रहे हो? नेट ने तुम्हारा ही नाम लिया था। उसके साथ साथ तुम ही मेरे घर पे आए थे तलाशी लेने के लिए। मुझे पता है कि वो सारे के सारे चेक्स और सारे डॉक्यूमेंट्स तुमने ही रखा था मेरे घर पे। मुझे पता है कि ये घपला तुमने अकेले नहीं किया है, और भी लोग शामिल हैं। जैसे ही उन्हें पता लगेगा कि मैंने तुम्हें बंधक बनाया है, वो तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे और मुझे भी, ताकि सच्चाई बाहर ना आ जाए। तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जितनी जल्दी हो सके बकना शुरू करो। तभी बाहर चारों तरफ से पुलिस वाले भर जाते हैं। हेलीकॉप्टर से छत पर भी पुलिस वाले आने लगते हैं। कुछ देर के बाद यहाँ पर FBI की टीम भी आती है। मगर रोमन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो पहले नेगोशिएटर ही था। उसे पता है कि पुलिस वाले क्या चाल चल सकते हैं। तब वो हर जगह अपने जाल बिछाने लगता है ताकि कोई भी उसके ऊपर चालाकी ना कर सके। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस वालों के दूसरे नेगोशिएटर को, जिसका नाम है फार्ले। फार्ले सीधा कॉल करता है इनके ऑफिस में ताकि उसकी बात हो सके यहाँ पर रोमन से। रोमन फोन उठाता है और दे देता है रूडी को। रूडी को कहता है कि उन्हें बताओ, मैं इन जैसे छोटे मोटे नेगोशिएटर से बात नहीं करने वाला। मैं सिर्फ एक ही बंदे से बात करूंगा जिसका नाम है क्रिस सेबियन। अगले 20 मिनट में वो लोग उसे बुलाएं, और अगर क्रिस के अलावा किसी ने भी कॉल किया तो मैं एक एक करके हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर दूंगा। इस बात को सुनते ही पुलिस वाले क्रिस को कॉल करके बुलाने लगते हैं, लेकिन जब तक वो नहीं आता तब तक फार्ले बात कर रहा है रोमन से। बातों ही बातों में रोमन कहता है कि तुम एक नौसीखिए हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि नेगोशिएटर का काम क्या है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि काम कैसे करना चाहिए। जब वो उसे टिप्स देने लगता है तब फार्ले की हालत खराब होने लगती है। ये नेगोशिएटर 1 मिनट भी नहीं टिक पाया यहाँ पर रोमन के सामने। अब रोमन गुस्से में एक गोली चलाता है। तब सारे के सारे पुलिस वाले डर जाते हैं। सबको लगता है कि उसने किसी हॉस्टेज को मार गिराया, लेकिन दूसरी तरफ रोमन रेडियो पर ये सारी बातें बता रहा होता है कि पहले इन लोगों ने मेरे दोस्त को मारा जिसका नाम था नेट, और फिर उसके मौत का आरोप मेरे ऊपर लगा दिया, और अब मुझे भी फंसाने की साजिश हो रही है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। जितने भी डिपार्टमेंट से पैसे चोरी हुए हैं वो आरोप भी मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। मैंने सबको सच्चाई बता रखी है कि इस काम को किसने किया है। जब मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया तब मुझे ये कदम उठाना पड़ा है। जब ये सारी बातें बता रहा होता है तब मीडिया वाले भी इस बात को सुन रहे हैं और पुलिस वाले भी। दूसरी तरफ क्रिस भी इन बातों को सुनता है। तभी रोमन दोबारा पहुंचता है टेरेंस के पास और उससे कहता है कि मुझे सच्चाई बताओ पूरी की पूरी, कि आखिर माजरा क्या है, नेट को किसने मारा है और पैसे कहाँ पे हैं। मगर टेरेंस अभी भी झूठ बोल रहा है। तब दोबारा उस पर बंदूक तान देता है रोमन और कहता है कि अगर एक बार तुमने और झूठ बोला तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। तभी क्रिस कॉल करता है। क्रिस की डिमांड की थी रोमन ने। अब एक एक करके रोमन अपनी सारी शर्तें बताता है क्रिस को। उसकी सबसे पहली शर्त है कि मुझे अपने पुलिस का बैच वापस चाहिए, और दूसरी शर्त है कि इस चीज के दौरान अगर उसे गोली लगती है या फिर वो मारा जाता है तब उसका फ्यूनरल ऐसा होना चाहिए जैसा सिपाहियों का होता है। उसकी तीसरी शर्त है कि नेट के खबरी को बुलाया जाए। नेट को ये सारी की सारी जानकारी उसका खबरी से मिली थी। और चौथी शर्त है कि नेट के कातिल का पता किया जाए। और पांचवी शर्त है कि अभी के अभी क्रिस को आना पड़ेगा उसके सामने, और उसके जितनी भी शर्तें हैं सबको 8 घंटे के अंदर पूरा करना है, वरना वो एक एक करके हॉस्टेजेस को मारने लगेगा। अब क्रिस को बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना करके भेजा जाता है। जैसे ही क्रिस दरवाजे पे आता है रोमन आगे करता है रूडी को, इसलिए कि अगर इन लोगों ने कोई भी चालाकी की तो वो रूडी को गोली मार देगा। क्रिस अंदर आ जाता है और आते ही पूछता है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना, तुम्हारे सामने पूरा का पूरा डिपार्टमेंट था जिसमें तुम काम किया करते थे। रोमन कहता है कि मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट ने ही मेरे साथ धोखा किया है, इसीलिए मुझे पता है कि बाहर वाले ज्यादा ईमानदार हैं। अभी इनकी बातें चल ही रही होती है तभी रोमन को आवाज सुनाई पड़ती है। जब वो वापस आकर के देखता है तो उसे 2 पुलिस वाले नजर आते हैं जो कांच तोड़ करके अंदर आए हैं। वो रोमन पर गोली चला देते हैं। गोली उसके हाथ पे आकर के लगती है। तब रोमन बंदूक तान देता है रूडी पे और पुलिस वालों को कहता है कि अभी के अभी बाहर निकलो। तभी दूसरी तरफ हम स्नाइपर को देखते हैं। अब रोमन बिल्कुल उसके निशाने पे है, मगर वो गोली नहीं चला पाता और सबको कहता है कि रोमन मेरा दोस्त है, मैं उसे ऐसे नहीं मारूंगा, उसने एक बार मेरी जान भी बचाई है, इसीलिए वो छोड़ देता है। तभी क्रिस आता है डिपार्टमेंट वालों के पास और उनसे कहता है कि तुम लोगों ने ये क्या किया, अंदर कुछ भी हो सकता था, मेरी भी जान जा सकती थी और हॉस्टेजेस की भी जान जा सकती थी। तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम लोग ये करने वाले हो। अगर अपने तरीके से तुम लोगों को काम करना है तो मैं अभी के अभी जा रहा हूँ, या फिर मैं एक ही शर्त पे रुकूंगा कि मैं अपने तरीके से काम करूंगा। इन बातों को सुनने के बाद कमांडर थोड़ी देर सोचता है और क्रिस को कहता है कि ठीक है, अब से तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। दूसरी तरफ हम रोमन को देखते हैं जो टूटे हुए खिड़की के पास आ गया है और चिल्ला करके कहता है कि तुम लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया है। अगर किसी ने भी हॉस्टेजेस को अपने पास रखा है तो पहले तुम लोग उसकी शर्तों को सुनोगे ताकि हॉस्टेजेस की जान बच सके, मगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया और मेरे ऊपर गोली चलाई, यानी कि तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, तुम हॉस्टेजेस की जान नहीं बचाना चाहते। और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि सबका भांडा फूटने वाला है। जब वो बात कर रहा होता है तभी
तभी हेलीकॉप्टर से पुलिस वाले उसके ऊपर निशाना लगा लेते हैं, मगर क्रिस सबको कहता है कि कोई गोली नहीं चलाएगा। तभी रोमन अंदर जाता है और हम देखते हैं कि उसने बंधक बना करके रखा है दोनों पुलिस वालों को। वो इतने गुस्से में होता है कि वो एक पुलिस वाले को पटकता है जमीन पे, उसके मुंह पे टेप लगाता है और गोली मार देता है। इस चीज को देख करके सारे लोग दंग रह जाते हैं कि रोमन ने एक पुलिस वाले को मार दिया। तभी रोमन जाता है मैगी के पास और उससे पूछता है कि क्या तुम जानती हो इन चीजों के बारे में। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मगर टेरेंस अपनी सारी जानकारियां अपने कंप्यूटर पे रखता है, तो तुम्हें उसे चेक करना चाहिए। तभी ये लोग बिजली काट देते हैं बिल्डिंग की और क्रिस कॉल करता है रोमन के पास, उसे बताता है कि वो उसके पास आ रहा है। जैसे ही वो दरवाजे पे आता है, वो देखता है कि रोमन ने बंदूक तान करके रखा है फ्रॉस्ट पे। वो क्रिस को कहता है कि यहाँ की बिजली ऑन करो, उसके साथ साथ अंदर जितने भी हॉस्टेजेस हैं उनके लिए खाना, पानी और चादर लेकर के आओ। क्रिस कहता है कि मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा, मगर बदले में तुम्हें एक हॉस्टेज को छोड़ना पड़ेगा। तब रोमन छोड़ देता है फ्रॉस्ट को और बिजली वापस आ जाती है। रोमन जब बात करता है रूडी से, तो उसे पता लगता है कि रूडी एक फ्रॉड आदमी है, उसने बहुत सारी चोरियां की हैं कंप्यूटर से। तब वो उसे ला करके बैठा देता है और कहता है कि टेरेंस के कंप्यूटर को ऑन करो। रूडी सब कुछ ऑन कर देता है, मगर एक फाइल में पासवर्ड लगा हुआ है जो क्रैक नहीं हो सकता। तब मैगी पासवर्ड बताती है। फिर इन्हें अंदर एक फाइल मिलता है जो रिकॉर्डिंग है। जब नेट और रोमन बात कर रहे थे तब सारी बातें रिकॉर्ड हुई थी। अब यहाँ पर रोमन को सारी बात समझ में आ जाती है कि इन लोगों ने बग लगा करके रखा था नेट पे। नेट ने जैसे ही सच्चाई उसे बताई, उन्हें लगा कि यह मामला हाथ से निकलने वाला है। तब उन लोगों ने नेट को मरवा दिया और इस केस में फंसा दिया रोमन को, ताकि सारे के सारे सबूत हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। अब रोमन सीधा कॉल करता है क्रिस को और उसे पूरी बात बताता है कि उसने क्या सुना है। वो क्रिस को कहता है कि सच्चाई पता लगाने की कोशिश करो, टेरेंस ही गुनहगार है, उसके साथ साथ तुम्हें बात करना पड़ेगा नेट की पत्नी के साथ भी। क्रिस कहता है कि मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तभी हेलमैन नाम का एक पुलिस वाला आता है क्रिस के पास और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि लिफ्ट के रास्ते हम कुछ लोगों को ऊपर भेज सकते हैं। मैं एक छोटी सी टीम को अंदर भेज रहा हूँ ताकि हालात जब खराब हो तो हम अंदर एक्शन ले सके। क्रिस मान जाता है, मगर वो कहता है कि बिना मेरे मर्जी के कोई गोली नहीं चलाएगा, तुम टुकड़ी को ऊपर भेजो। तब हेलमैन जाता है एलेन नाम के आदमी के पास। ये दोनों जाने लगते हैं ऊपर, मगर रास्ते में इनकी बातों से हमें पता लगता है कि ये लोग भी मिले हुए हैं उन लोगों के साथ। इनका मकसद है कि ऊपर जाते ही ये लोग शूट कर देंगे रोमन को। दूसरी तरफ रोमन को पता लगता है टेरेंस के कंप्यूटर से कि टेरेंस भी पता लगाना चाहता था कि आखिर इस केस में कौन कौन शामिल है। अब ये बात रोमन को समझ में नहीं आती कि जब टेरेंस खुद मिला हुआ था तब वो इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहा था, और टेरेंस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में 3 पुलिस वालों का नाम लिखा था। इनका नाम सुनने के बाद रोमन कहता है कि आखिर ये लोग पैसे निकाल करके क्या करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पैसे बाहर गए कैसे। तब रूडी हंसने लगता है और कहता है कि ऐसे फ्रॉड्स मैं कर चुका हूँ। डिसेबिलिटी फंड के जितने भी पैसे होते हैं उन्हें इंश्योरेंस के रूप में निकाला जाता है। तो उन लोगों ने पहले पेपर बनवाया और पेपर बिना तुम्हारे साइन किए आगे नहीं जा सकता था। तब वो तुम्हारे पास पेपर्स को लेकर के आए, तुम उन पे भरोसा करते थे, तब तुमने पढ़ा भी नहीं और सारे के सारे पेपर्स पे साइन कर दिया। जितने भी घर में तुम्हारे पेपर्स मिले थे उन सब पे तुम्हारे सही वाले हस्ताक्षर थे, क्योंकि तुमने चेक्स पे साइन किया है। अब रोमन को सारी बातें समझ में आ रही है। तभी बाहर क्रिस एक आदमी को लेकर के आता है और कहता है कि नेट का खबरी यही था, मगर रोमन बेवकूफ आदमी नहीं है। उस आदमी का नाम पूछने के बाद वो जैसे ही प्रोफाइल चेक करता है उसे पता लग जाता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही किसी बाहर के आदमी को लेकर के आए हैं। तब वो गुस्से में जाता है टेरेंस के पास और उस पर बंदूक तान के कहता है कि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तब टेरेंस पहली बार डरता है और कहता है कि मैं घपलेबाजी में शामिल नहीं हूँ, मैं शुरुआत में इसे इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तब नेट ने मुझे पूरी सच्चाई बताई। मुझे उन 3 लोगों के बारे में पता लगा। जब मैं उन्हें पकड़ने गया तब उन लोगों ने मुझे घूस खिला दिया। उन तीनों का नाम है अर्जेंटो, एलेन और हेलमैन। तभी इन बातों को हेलमैन ऊपर से सुन लेता है। वो सीधा गोली चलाता है टेरेंस के कंप्यूटर पे। अब सारे के सारे सबूत खत्म हो चुके हैं। तब रोमन भी भड़क करके हेलमैन पे गोलियां चलाने लगता है। गोलियों की आवाज सुनने के बाद पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं। अब हर तरफ से गोलियां चल रही हैं। क्रिस बाहर से चिल्ला रहा है कि कोई गोली नहीं चलाएगा, मगर अब कोई भी नहीं रुकने वाला। जब ये गोलीबारी ज्यादा बढ़ जाती है तब ये गोली आकर के लगती है टेरेंस को और उसकी मौत हो जाती है। तब क्रिस की बात होती है रोमन से। रोमन बताता है कि टेरेंस मर गया। क्रिस चिल्ला करके सबको शांत करवाता है और फाइनली गोलीबारी रुकती है। तब क्रिस सब पे चिल्लाता है और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम लोग रोमन को मारने के पीछे क्यों लगे हो। यानी कि वो सच बोल रहा है, तुम्हें सिर्फ उसे मारना है ताकि ये केस बंद हो जाए, और जानबूझ के तुम लोगों ने टेरेंस को भी मार दिया। तभी यहाँ पर FBI वाले आ जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग समझ गए हैं कि तुम लोगों से ये केस हैंडल होने से रहा, अब हम केस को हैंडल करेंगे। वो क्रिस को कहते हैं कि हमें नेगोशिएटर की कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। तब क्रिस जाने लगता है उसी बिल्डिंग की तरफ जिसके अंदर रोमन है। अंदर रोमन सारे हॉस्टेजेस से माफी मांगता है। कहता है कि मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था कि सच्चाई दुनिया के सामने आए। पुलिस वालों को तुम्हारी जान की कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ मुझे मारना चाहते हैं। मैं अब तुम लोगों को और नहीं फंसाना चाहता। वो मैगी की तरफ देख करके कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी पत्नी को कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तब मैगी कहती है कि हिम्मत मत हारो, टेरेंस के कंप्यूटर में जितना भी डेटा था उन सब की कॉपी उसने अपने घर के कंप्यूटर में रखा हुआ है, वहाँ से दुनिया को सच्चाई पता लगेगी। तभी यहाँ पर क्रिस आ जाता है और रोमन को कहता है कि अपने आप को सरेंडर कर दो वरना ये लोग
तुम्हें मार देंगे, तुमने एक पुलिस वाले को मारा है। इस बात को सुनते ही रोमन खींच के ले जाता है क्रिस को और दिखाता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, पुलिस वाला अभी भी जिंदा है। तभी बाकी लोग कहने लगते हैं कि रोमन बेकसूर है, हमने खुद टेरेंस की गवाही सुनी है, उसने 3 लोगों का नाम लिया था, अर्जेंटो, एलेन और हेलमैन। इन्हीं लोगों ने घपला किया है। वो शायद कुछ और बताना चाहता था मगर उससे पहले ही उसे मार दिया गया और उसके कंप्यूटर को भी तबाह कर दिया जिसमें सारे के सारे सबूत थे। इन सारी बातों को सुनने के बाद क्रिस यहाँ से निकल जाता है। रोमन सबको लेकर के आता है दूसरे कमरे में और पहले कमरे में आग लगाता है। इस चीज को देखने के बाद FBI वाले अंदर चले आते हैं मगर अब रोमन यहाँ से भाग रहा है। थोड़ी देर के बाद FBI वालों को सारे लोग मिल जाते हैं। उन्हें वो पुलिस वाला भी मिलता है जिसे वो मरा हुआ समझ रहे थे। तभी वो देखते हैं कि पुलिस वालों के कपड़े गायब है, यानी कि रोमन ने पुलिस वालों के कपड़े पहने हैं। लेकिन जब तक इन्हें बात समझ में आई तब तक रोमन नीचे आ गया है। वो पुलिस वालों के यूनिफॉर्म में ही पहुंचता है सीधा क्रिस की कार में और ये दोनों जाने लगते हैं टेरेंस के घर पे ताकि सबूतों को लेकर के आ सके। दूसरी तरफ पुलिस वाले रूडी और मैगी को लेकर के जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताओ हमें रोमन कहाँ पे है। रूडी कहता है कि मुझे पुलिस वाले पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मगर जब ये लोग मैगी पे प्रेशर बनाते हैं तो वो बता देती है कि क्रिस के साथ मिलकर के रोमन गया हुआ है टेरेंस के घर पे। अब जैसे ही इन्हें ये बात पता लगती है वो तीनों के तीनों गद्दार वहाँ पे पहुंच जाते हैं, यानी कि हेलमैन, एलेन और अर्जेंटो। रोमन भी उन्हें देख लेता है कि ये लोग दरवाजे पे आ गए हैं। जैसे ही वो लोग अंदर घुसते हैं रोमन चिल्ला करके कहता है कि अगर एक कदम भी तुम लोगों ने आगे बढ़ाया तो मैं सबको मार दूंगा। तब वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। इसी बीच यहाँ पे कमांडर आता है। कमांडर को देखने के बाद रोमन चौंक जाता है कि वो क्यों यहाँ पे आया हुआ है। तभी क्रिस भी उसे देखता है। वो कमांडर के पास आता है और सीधा गोली मारता है रोमन को। फिर कमांडर से कहता है कि मैंने सारे सबूतों को खत्म कर दिया, लेकिन अब घपलेबाजी में से जितने भी पैसे तुम लोगों को मिले हैं मुझे उसमें से आधा पैसा चाहिए। मुझे पता है कि तुम ही मास्टरमाइंड हो जिसने सारे पैसे चुराए हैं। कमांडर एक्सेप्ट कर लेता है मगर वो कहता है कि वो सिर्फ 40% दे सकता है और वो भी तब देगा जब उसे टेरेंस की हार्ड ड्राइव मिलेगी क्योंकि उसी में सारा का सारा डेटा है। क्रिस उसे दे देता है हार्ड ड्राइव। तब वो उसे तोड़ करके जाने लगता है बाहर आते ही वो देखता है कि चारों तरफ पुलिस वाले भरे पड़े हैं और जितनी भी बातें अंदर हुई हैं रेडियो पर इन लोगों ने सारी बातों को सुन लिया है। अब सबको सच्चाई पता लग गई। तभी क्रिस रोमन को लेकर के आता है बाहर जो अभी भी जिंदा है। कमांडर को एहसास होता है कि इन लोगों ने गेम खेला है। क्रिस ने गोली चलाई मगर उसने गोली कंधे पे मारी ताकि रोमन सिर्फ नीचे गिरे और उसका खून बहे, उसकी मौत ना हो। अब कमांडर को पता है कि वो पकड़ा जा चुका है, उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। तब वो बंदूक उठा करके अपने आप को मारने की कोशिश करता है मगर उससे पहले पुलिस वाले उसके हाथ पे गोली चला देते हैं। वो नहीं चाहते कि कमांडर इतनी आसानी से मरे, उसे अभी बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। दूसरी तरफ क्रिस अब एम्बुलेंस के पास लेकर के आता है रोमन को और उससे माफी भी मांगता है कि उसने गोली चलाई। तब रोमन हंसने लगता है और कहता है कि जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे गोली मारूंगा ताकि तुम चल फिर भी ना पाओ। फिर ये दोनों हंसने लगते हैं। एम्बुलेंस के अंदर जैसे ही रोमन आता है उसका पुलिस का बैच उसे वापस मिल जाता है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।